कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि कांठल की आवाज डिजिटल की शुरुआत के साथ ही हमने कहा था, प्रतापगढ़ शहर की हर प्रतिभाओं को हम आपके सामने लाएंगे और उनसे रूबरू कराएंगे। तो इसी क्रम में आज हम आपके सामने प्रतापगढ़ की एक ऐसी प्रतिभा को ला रहे हैं जिन्होंने हाल ही में हुई नीट की परीक्षा में कांठल का नाम रोशन किया है, प्रतापगढ़ के नाम का परचम लहराया है और अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्होंने ऑल इंडिया की रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है। तो हम बात कर जानना चाहेंगे क्या कुछ इनकी मेहनत रही है, कौन सा इनका स्थान आया है, क्या कुछ इन्होंने इसके लिए प्रयास किए हैं और आगे क्या कुछ लोगों के लिए मैसेज है, विद्यार्थियों के लिए मैसेज है, किस तरह से पढ़ना चाहिए और नीट जैसी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए क्या कुछ प्रयास रहने चाहिए, इसको लेकर ये खास बातचीत आपके सामने है। तो स्वागत है, अभिनंदन है और हमारी तरफ से सबसे पहले बधाई है। तो शुरुआत करते हैं कांठल की आवाज की इस विशेष न्यूज बुलेटिन में आज इनका परिचय लेते हुए। तो बहुत बहुत बधाई और स्वागत प्रिया मेनारिया का। बहुत बहुत धन्यवाद कांठल की आवाज डिजिटल का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो साक्षात्कार की इस श्रृंखला में हमारा सबसे पहला सवाल है, आपका नीट की परीक्षा में चयन हुआ है। सबसे पहले तो आपको बधाई और सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को आप ये बताएं कि आपका कौन सी रैंक में चयन हुआ है और जो 21 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी उसमें आपका स्थान कौन सा आया है? 21 लाख में ऑल इंडिया रैंकिंग में तो 10,231वीं रैंक है और जनरल कैटेगरी में 1123। तो 10,231वीं आपकी रैंक रही है और जनरल कैटेगरी में आपने जो स्थान पाया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब हमारा सवाल है कि क्या कुछ तैयारी रही है जो इतना नाम नीट परीक्षा का है जिसको ये इतनी टफ मेहनत करनी पड़ती है, तो आपके क्या प्रयास रहे हैं और किस तरह से आपने इस मुकाम को हासिल किया है? बस जब मैं 13 साल की थी तभी से फिक्स हो गया था कि डॉक्टर बनना है बस। तो उसके लिए घर वालों को बोला था तो उन्होंने पहले से ही मेरी तैयारी स्टार्ट करा दी थी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स, भाई बहन और टीचर्स का इसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। जब भी मुझे डाउन फील होता था, कुछ भी होता था, मैं अपने घर वालों से बात करती थी। कोई प्रॉब्लम होती थी एकेडमिक, पर्सनल, कुछ भी, टीचर्स से बात करती थी। तो उसके बाद थोड़ा ठीक फील होता था। उसके बाद फिर से तैयारी करने बैठ जाते थे। मतलब प्रिपरेशन के टाइम में ऐसी चीजें होती थी जब कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या होगा अपन से आगे, और भी बहुत से बच्चे हैं, क्या होगा उस हिसाब से। तो उस हिसाब से हमें उस टाइम डरना नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, घर वालों से बात करो, जिससे आपको बात करके अच्छा फील हो, उससे बात करो बस। पेरेंट्स को, पापा, मम्मी, बस। तो आप अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को दे रही हैं और अपने गुरुजनों को दे रहे हैं, अपने परिवारजनों को दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, बहुत अच्छे आपके प्रयास रहे हैं, आपने सफलता हासिल की है। इस सफलता को आप, इसका जो श्रेय है आपने अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया है, परंतु जो आगामी छात्र है जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो विशेषकर कांठल जैसा अपना क्षेत्र है जो कि एक आदिवासी बेल्ट है जहाँ पर उच्च शिक्षा का अभाव है, तो यहाँ पर इस तरह के विद्यार्थियों के लिए आप क्या कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें ताकि उनका भी इस तरह से सिलेक्शन हो और वो भी अपने प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर सकें? तैयारी के लिए कुछ नहीं, देखो सबसे पहले तो क्या होता है, मतलब बच्चे क्या होते हैं पहले से डर जाते हैं कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, हम कैसे करेंगे। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं होती है। आपका अगर लक्ष्य है, आप उसको हासिल करना चाहते हो तो बस उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर लो। फिर धीरे धीरे आपको चीजें समझ आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसमें और उसमें अपने एफर्ट्स लगा दो। फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा और अगर आप मेहनत पूरी करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा और भगवान का भरोसा। तो इनका कहना है कि ऊपर वाले पे अटूट विश्वास हो और मेहनत हो तो कोई सी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि मेरा एक सवाल और है कि सोशल मीडिया का जमाना है, सारे टीनेजर, सारे बच्चे मोबाइल पर 24 घंटे लगे हुए हैं, कुछ पढ़ाई के लिए लगे हुए हैं, कुछ उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपने किस तरह से पढ़ाई की है और आपकी जो ये नीट की परीक्षा रही है और उसकी जो सफलता रही है उसमें सोशल मीडिया का क्या योगदान रहा है? क्या आपने मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करी है या आपने कोचिंग्स लिए? थोड़ा हमारे दर्शकों और खासकर स्टूडेंट को बताएं ताकि उनको थोड़ी प्रेरणा मिले। जी, वैसे तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी पर मोबाइल का यूज भी मैं करती हूँ। मोबाइल का यूज ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसको छोड़ दो बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं है। पूरा दिन आप इतना नहीं पढ़ पाते, आपको अपनी पसंद की चीजें करो। जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है, कुछ है तो आप खुद के लिए भी करो। मुझे थोड़ा घूमना कुछ पसंद था तो मैं थोड़ी देर मंदिर जाके आ जाती थी, कर लेती थी उस हिसाब से। और मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए आप कितने टाइम के लिए उसे यूज कर रहे हो और किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। उसका यूज फालतू नहीं होना चाहिए,
वो चीज आपको नुकसान करेगी। बाकी मोबाइल से प्रॉब्लम नहीं होती इतना। तो बहुत अच्छी इनका मैसेज है, बहुत अच्छी इनकी प्रेरणा है कि मोबाइल का उपयोग होना चाहिए, पर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो उसका उपयोग क्यों कर रहा है और कितने समय के लिए कर रहा है। तो हमारा आगे और एक सवाल और है कि जिस तरह से आपने तैयारी करी है और जिस तरह से आपने मोबाइल का भी मतलब मोबाइल को भी देखा है, मोबाइल से भी चीजें सीखी है, तो मोबाइल और जो पढ़ाई है उसके बीच तालमेल आपने बिठाया है और सफलता हासिल की है। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आगे ऐसे क्या एफर्ट लगाने चाहिए? क्या कोचिंग जरूरी है या प्रतापगढ़ क्षेत्र में ऐसी कुछ सुविधाएं होनी चाहिए जिनसे यहाँ के बच्चों को और कुछ प्रेरणा मिले? आपको क्या लगता है, चूंकि आपने सफलता हासिल कर ली है और चूंकि आपने बाहर जाके कोचिंग करी है, तो प्रतापगढ़ में भी क्या इस तरह के संस्थान या ऐसी कोचिंग सुविधा का लग रहा है आपको कोई जरूरत होनी चाहिए ताकि बच्चों को आगे और उनको भी आगे थोड़ा सहयोग मिले? जी, वैसे तो प्रतापगढ़ में भी कोचिंग संस्थान है बहुत सारे, पर वहाँ से क्या हुआ था कि वहाँ मतलब हमारा घर भी था तो पास ही पड़ता था, इस वजह से वहाँ से तैयारी करी थी। और मेन प्रॉब्लम सबसे ये थी कि मेरी फैमिली में और जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ सबसे पहले बायो लेके और नीट की तैयारी करने वाली मैं पहले ही थी, तो उस वजह से थोड़ा डर भी रहता था कि करें या नहीं करें, कहाँ से तैयारी करें वरना साल बर्बाद हो जाएगा, ये जान के थोड़ा डर रहता था। तो उस वजह से हमने फिर उदयपुर से तैयारी करी थी। तो 12th के बाद आपने एक साल ड्रॉप लेके पूरे साल तैयारी करी है? जी। तो कुल मिला के नीट की परीक्षा काफी कठिन है, परंतु जब अच्छी मेहनत की जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। जी जरूर। एक बात और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो पढ़ाई का जो इसमें रहता है ना, ओवरऑल इसके कोर्सेज जो रहते हैं, इसके जो क्या इतने हाई लेवल के टफ रहते हैं या उनको सीखने का क्या कुछ तरीका रहता है ताकि उसमें बच्चों को सफलता मिले? जैसा कि बताया जाता है कि नीट काफी टफ एग्जाम है और ऐसा कुछ स्टूडेंट से जब मेरा मिलना होता है तो बताते हैं, आपका नजरिया क्या कहता है? जी, एग्जाम टफ तो है क्योंकि ऑल इंडिया में हो रहा है और इतने सारे बच्चों में और फिर जनरल में, इस वजह से टफ तो है एग्जाम। पर अगर आप तैयारी स्टार्टिंग से करोगे, मतलब खुद के ऊपर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से कुछ टाइम पहले ऐसा होता है कि मतलब भरोसा नहीं होता खुद पे कि हम कर लेंगे, नहीं होगा, उस टाइम पे भरोसा रखना जरूरी है। और अपनी तैयारी अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते ही है, अगर ऐसा होता तो फिर किसी का नहीं होता ना, इतना टफ भी नहीं होता। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि नर्वसनेस तो आती है परंतु आत्मविश्वास बड़ी चीज है। हमारा आत्मविश्वास प्रबल होगा तो कोई भी एग्जाम हम जीवन में फाइट कर सकते हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। मेरा एक लास्ट सवाल है कि आप आज डॉक्टर बनने जा रही हैं, तो डॉक्टर बनने का आपका लक्ष्य कब से है और क्या आपने बचपन से ही सोचा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? और यदि आप डॉक्टर बन के अब आप उस सीढ़ी की ओर है जहां पर आप एक डॉक्टर बनने जा रही है, तो समाज के लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से एक डॉक्टर को समाज की सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले आप ये भी बताएं कि आपका एक बचपन का लक्ष्य था डॉक्टर बनने का या आपने 10वीं के बाद सोचा है? जी, मैं जब 12-13 साल की थी, लगभग 8th क्लास में, तभी से मेरा था कि डॉक्टर बनना है। उसके बाद से मतलब मैं कुछ चीजें भी लाती थी, तो बस मुझे कोट्स वगैरह बहुत ज्यादा पसंद थे, कोट लेके आती थी, जैकेट कोट बस वही। इस वजह से फिर 10th हुई तो फिर पापा ने बोला क्या सब्जेक्ट लेना है, करना है, तो बायो ले लिया। उसके बाद फिर मेरा तैयारी करनी है, तो पापा ने बोला ठीक है तैयारी करो। उसके बाद तो पापा ने आपको सपोर्ट किया है जिसकी बदौलत आज आप एक डॉक्टर बनने की सीढ़ी पर हैं। तो जैसा कि मेरा कांठिल की आवाज डिजिटल का ये जो विशेष हमने बुलेटिन तैयार किया है, जो बच्चों के लिए स्पेशल तौर पर तैयार किया है, और इसमें आपने काफी कुछ अपनी तरफ से दिया है। हम भी हमारे तमाम दर्शकों और अभिभावकों और बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि परीक्षा कोई भी टफ नहीं होती है, सिर्फ आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। तो हमारा जब हम इस समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो चूंकि आप डॉक्टर बनने की सीढ़ी पर जा रही है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तो डॉक्टर बनने के बाद आप किस तरह से समाज की सेवा करेंगी? बस समाज सेवा करनी है। बाकी प्रोफेशन सारे ही अच्छे होते हैं, मैं किसी को खराब नहीं कह रही, आप अर्न भी अच्छा कर सकते हो किसी और प्रोफेशन में भी, पर डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दूसरा भाई कहा जाता है डॉक्टर को। तो बहुत मेहनत की है आपने और आप डॉक्टर बनने वाली हैं। तो चूंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, यदि आप डॉक्टर बनने के बाद में आप किस तरह से समाज की सेवा करनी चाहेंगी? क्या आपका समाज के प्रति आपका क्या लक्ष्य है और किस तरह से आप समाज को दिशा देनी चाहेंगे? एज ए डॉक्टर आप अपने प्रोफेशन को किस तरह से देखती हैं, किस तरह से समाज की सेवा करेंगी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मतलब जैसा देखा जाए तो प्रोफेशन सारे ही अच्छे होते हैं, और ज्यादातर देखा जाए तो मेरे घर में भी बोलते हैं कि मतलब लड़कियों को इन चीजों का थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। रात को सुबह किसी भी टाइम आपको जब बुलाया जाता है आपको जाना होता है, पर्सनल लाइफ बहुत कम रह जाती है। पर फिर भी जो
संतुष्टि मिलती है इस प्रोफेशन में, वो और किसी में नहीं मिलती। और मैं सिर्फ इसको उस तरीके से नहीं देखती, मैं उस चीज को फील करती हूँ। क्योंकि आप अर्न किसी भी प्रोफेशन में कर लोगे, आप कितना ही कमा लोगे, कुछ भी कर लोगे, पर जो दुआएं इसमें मिलती है, जो एक मतलब मन में संतुष्टि मिलती है, वो आपको और किसी प्रोफेशन में नहीं मिल सकती। और इसी वजह से मैंने डॉक्टर बनना चूज किया है। तो मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ और जो जितने भी लोग हैं सब हैं उनकी दुआएं लेते हैं, बस वही। तो हमारी भी तमन्ना है कि आप बहुत अच्छा, आपका लक्ष्य है, आपको सफलता मिले। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपको अपने लक्ष्य में सफलता हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कांटल की आवाज प्रदान कर।